गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज ये जो अपना लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, इसमें अपना जो चैप्टर चल रहा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, उसका आज लास्ट वीडियो है। और इसके अंदर अपन एक छोटा सा टॉपिक रहा हुआ है सेल डिवीज़न। इससे पीछे या इससे प्रीवियस जो भी टॉपिक्स थे जो हम लास्ट अपनी लाइव क्लास हुई थी उसके अंदर अपन पढ़ चुके हैं। और आज एक छोटा सा टॉपिक और बचा है जिसका नाम है सेल डिवीज़न। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो ध्यान से देखिए। सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न क्या होता है कि जब भी कोई सेल या ये समझ लें कि नई सेल बनने का जो न्यू सेल बनने का जो प्रोसेस है उसको सेल डिवीज़न कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? सेल डिवीज़न कहा जाता है। क्योंकि बहुत बार अपन देखते हैं कि सेल्स ओल्ड हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, उसके बाद में वो डेड हो जाती हैं। कुछ सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो उनकी जगह नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और वो नई सेल्स जो बनती हैं वो किसके थ्रू बनती हैं? सेल डिवीज़न के थ्रू ही बनती हैं। तो यहाँ सेल डिवीज़न देखिए, सेल डिवीज़न यहाँ पर मोस्टली 2 टाइप्स का बताया गया है। पहला है माइटोसिस। इसको यदि हिंदी में इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और दूसरा है मियोसिस अर्धसूत्री। माइटोसिस और मियोसिस। अब यहाँ जो बात आ रही है माइटोसिस और मियोसिस की, इसके अंदर देखिए कि जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो माइटोसिस है, माइटोसिस के अंदर अपन को पता है कि कोई भी सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं और उसको मदर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदर सेल, ठीक है? और उससे जो न्यू सेल्स बनती हैं उनको डॉटर सेल कहा जाता है। डॉटर सेल, पुत्री कोशिकाएं। अब जो मदर सेल है वो यदि माइटोसिस प्रोसेस से होता है तो यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n ही रहते हैं। और यदि ये मियोसिस के थ्रू होगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं और n ही रहते हैं। कितने रहते हैं? n ही रहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब देखिए यहाँ थोड़ा अपन इसको डिटेल से देखते हैं। और इसमें आपने सबने सुना होगा, पढ़ा होगा कि ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46। 46 में से 22+2 या 1 पेयर या अक्स और 22+XY, ये पेयर, एक पेयर माना जाता है, एक जोड़ा। जो ये 22 पेयर और ये 1 पेयर, 22 जोड़ी गुणसूत्र या 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स वेजिटेटिव क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। जो जब भी न्यू सेल्स बनती है तो न्यू सेल्स के अंदर हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी जो सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन ये 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा होता है। कौन सा क्रोमोसोम्स क्या काम करेगा? ये वेजिटेटिव क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, यानी हमारा कायिक जो शरीर है वो बनाते हैं, ठीक है? और ये जो 1 पेयर क्रोमोसोम्स हैं इनको सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। ये यदि अक्स है तो फीमेल और XY है तो मेल, ठीक है? ये क्रोमोसोम्स हैं जो सेक्स डिटरमाइन भी करते हैं। क्या करते हैं? सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि होने वाली जो ऑफस्प्रिंग है, होने वाली जो संतति है वो मेल होगी या फीमेल होगी।
वो ये सेक्स क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करते हैं। अब यहां देखिए जो मियोसिस गैमेट्स जितने भी बनते हैं, अपन ने ये तो था माइटोसिस। माइटोसिस में जैसे मान लो सपोज करिए ये कोई सेल है, इसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये आगे जो भी सेल्स बनेंगी ये बराबर 2 भागों में, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे। फिर ये आगे फिर डिवीजन होगा, फिर इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 रहेंगे, समान 2 भागों में बढ़ते जाएंगे। और इस तरह से नई कोशिकाएं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, इस तरह से ये चलता रहेगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम ही रहेंगे। ये कहलाती है माइटोसिस या समसूत्री। आपको नाम से ही पता रह रहा है समसूत्री, सूत्र यानी सूत्र मीन्स गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स जिनकी संख्या समान रहती है उसको माइटोसिस या समसूत्री बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरी हमारी बॉडी बिल्डिंग के अंदर काम करता रहता है। अब देखिए अगला जो अपना आता है वो आता है मियोसिस। मियोसिस मियोसिस अर्धसूत्री, अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री जो अपना ये है, इसके अंदर देखिए क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसे ये कोई मदर सेल है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n है। 2n का मतलब जैसे सपोज कर लीजिए 46 है, यदि ह्यूमन की बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इससे जो भी डॉटर सेल बनेंगी, इससे जो भी डॉटर सेल बनेंगी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n हो जाएंगे, यानी 23 और 23, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये क्या है, ये n कोशिका है, n सेल है, और n सेल क्या होती है कि गैमेट्स के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? गैमेट्स के रूप में होती है। जो गैमेट्स बनाती है मोस्टली रिप्रोडक्शन के अंदर, यदि कोई डिवीजन, सेल डिवीजन काम आता है तो वो कौन सा सेल डिवीजन होता है? मियोसिस। और मियोसिस के थ्रू एक मेल गैमेट बनता है और दूसरा फीमेल गैमेट बनता है। एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। और ये जब दोनों में रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, तो एक ये 2n कोशिका या 2n सेल बनती है और उससे एक नया एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो आगे चलकर एक नवजात के रूप में या एक जो न्यू बेबी के रूप में डेवलप होता है। तो ये मियोसिस जो कहलाता है, यानी अर्धसूत्री, जिसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो अपने थे माइटोसिस और मियोसिस। ये आपका बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है बुक्स के अंदर। अब ये लास्ट टॉपिक था आपका, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका। अब आपके आते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर कि क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चंस है एनसीईआरटी जो आपकी एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कंपैरिजन किसमें? प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल कंपैरिजन करना आपको, प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन। तो कंपैरिजन आप लास्ट जो प्रीवियस क्लास है 8th क्लास, उसमें भी ये टॉपिक था, वहां पर भी अपन ने ये पढ़ा है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है, या व्हाट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो यहाँ अपन ने पहले भी चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंस पढ़े हैं। जैसे पहला डिफरेंस की बात करें कि प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर अब्सेंट होती है, ठीक है। इसी तरह से प्लांट सेल के अंदर जो वोकल्स होती है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसके अंदर ये छोटी होती है। प्लांट सेल एनिमल सेल की बजाय स्लाइटली उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, एनिमल सेल का स्लाइटली थोड़ा छोटा होता है। इसी तरह से इसके अंदर प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, प्लास्टिड उधर प्रेजेंट नहीं रहता। इस तरह से कुछ भी कंपैरिजन आप
बहुत सारे कंपैरिजन है, वो आपको नोटबुक में पर्टिकुलर करना है और आपका होमवर्क का जो सेक्शन है उसके अंदर उसको सबमिट भी करना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो ये है कि हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेलों में क्या डिफरेंस है। तो ये तो अपन काफ़ी टाइम से स्टडी भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और अभी जब अपन ने वीडियो में पढ़ा था तो उसमें भी देखा था कि प्रो का मतलब प्राथमिक होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में जो और यूकैरियोटिक में जो मोस्टली जो डिफरेंस रहता है, मेन सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक का वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरह से डेवलप होता है। इस तरह के मैंने बहुत सारे डिफरेंस आपको बताए हैं पहले वीडियो के अंदर, तो ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से कर लेना है। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप उससे डाउट कॉलम में मुझे बता देना, दोबारा से मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो देखिए, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेपच्योर और ब्रेक्स डाउन। यदि प्लाज्मा झिल्ली को, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये बोल रहा है कि यदि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन या रेपच्योर कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, फाड़ दिया जाए तो क्या होगा, व्हाट हैपन्स, क्या होगा। कॉमन सी बात है, आपको पता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है, कुछ चयन पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ को बाहर जाने देती है। ठीक है, लेकिन जैसे यदि ये फट जाएगी तो ये सारा मटेरियल मिक्स हो जाएगा, इसका जितने भी जो सेल के अंदर जितना साइटोप्लाज्म है वो इधर उधर उस दूसरे जो सेल के हैं पार्ट्स उसमें मिक्स हो जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, ये जीवित नहीं रह पाएगी और सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, यानी सेल डेड हो जाएगी। अगला जो अपना था है, अगला देखिए, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी अपार्टस। यदि गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपार्टस यदि नहीं हो तो क्या होगा। तो अपन ने पढ़ा है सेल ऑर्गेनल्स में गोल्जी अपार्टस क्या करता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, बहुत सारी जो फॉर्मेशन करता है, बहुत सारी चीजें जो बनाता है, उनको पर्टिकुलर साइट्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है, गोल्जी अपार्टस का होता है, जो वेसल्स के थ्रू वहां तक पहुंचाती है और वहां तक जिस चीज की जहां रिक्वायरमेंट होती है वो टारगेट साइट पर लेकर गोल्जी जाता है और वहां वो काम करता है, यानी नई सेल्स बनना और अपनी जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो प्रोडक्ट्स भी नहीं बनेंगे। इसलिए गोल्जी अपार्टस यदि एब्सेंट रहेगा तो ये बहुत सारी दिक्कतें होंगी जिसकी वजह से सेल जिंदा नहीं रह पाएगी। अगला देखिए, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल एंड वाई। पावर हाउस ऑफ सेल आप सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, उससे एनर्जी क्रिएट होती है और एनर्जी किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एक एनर्जी की यूनिट है उसके रूप में एनर्जी, और उस एनर्जी को वो स्टोर भी रखता है और जब भी जरूरत होती है कि हमें मैकेनिकल वर्क में काम में लेनी है या कोई अदर वर्क में काम में लेनी है तो वो डिसाइड माइटोकॉन्ड्रिया करता है और उस एनर्जी को वहां तक आवश्यकता अनुसार भेजता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंसर्निंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। ये अपन ने बहुत ध्यान से पढ़ा था
इससे पिछला जो वीडियो था कि अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर टू टाइप्स की थी, एक SER और दूसरा RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो अपन ने पता था कि राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, और राइबोसोम्स जो प्रेजेंट रहते हैं वो किसको सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड और फैट्स का सिंथेसाइज करती है। अगला क्वेश्चन अपना देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो अमीबा के अंदर एक इस तरह का फॉल्स ऑर्गन पाया जाता है जिसको सिसोडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिसोडिया कहा जाता है। और वो पर्टिकुलर क्या होता है कि एक फॉल्स पार्ट होता है, एक तरह से आभासी टाइप का पार्ट होता है, उसके थ्रू अमीबा अपना भोजन लेती है। और उसके अंदर हेल्प कौन करती है? वोकल्स। कौन करती है? वोकल्स हेल्प करती है, जिसके थ्रू क्या करता है? अमीबा अपना भोजन लेता है। अगला है व्हाट इज ऑस्मोसिस। ये अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि वाटर का उसकी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मोमेंट क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। यानी द मोमेंट ऑफ वाटर टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ टू द लोअर कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। पानी का उसकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो उसका आगमन है या उसका मोमेंट है वो क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस कहलाएगा। ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन आता है वो आपको एक प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में आपको जैसे 4 पोटैटो लेने हैं, उनको छील लेना है और छीलने के बाद में उसको अलग अलग जैसे उस कप वगैरह में डाल के ये सारा ऑब्जर्वेशन आपको करना है। इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताना। और नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड टू ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो ये देखिए अभी अपन ने पढ़ा था रिपेयर और ग्रोथ ऑफ द बॉडी, उसके लिए तो हमें कौन सा चाहिए था? माइटोसिस। कौन सा? माइटोसिस। यानी और उसके बाद में विच टाइप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, और गेमेट्स के अंदर हमें कौन से सेल डिवीजन की रिक्वायर होती है? मियोसिस। किसकी? मियोसिस। तो ये आपका चैप्टर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट करवा दिए मैंने। कहीं भी कोई आपको डाउट्स होता है, कुछ भी कोई दिक्कत आती है, आप तुरंत इस बारे में आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, आप डाउट कॉलम के थ्रू भी पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके से यदि कहीं कोई आपको दिक्कत आती है तो आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो भी कोई एक्सप्लेनेशन आपका क्लियर नहीं है उसके बारे में आपको दोबारा बता दिया जाएगा। उसके बाद में अपन अगला चैप्टर आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेरी एक खास अपील आप लोगों से ये है कि अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने बुक्स नहीं खरीदी है, बुक्स खरीद लें, नोटबुक्स खरीद लें, अपना होमवर्क जारी रखें। और यदि आपने अपनी स्टडी को अभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, अभी हल्के में ले लिया, तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जो स्टूडेंट बिल्कुल सिंसियर हैं, टाइम से टाइम अपना काम कर रहे हैं, उन स्टूडेंट से एक आग्रह है कि आपके जो साथी स्टूडेंट्स हैं उनको भी मोटिवेट करें, ताकि आप सब लोगों का एक अच्छा फ्लो बनता रहे और आगे चलकर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। अगस्त के फर्स्ट वीक में जितना भी सिलेबस आपका जिस सब्जेक्ट का हो जाएगा उसका आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, और वो ऑनलाइन टेस्ट एज ए आपका फर्स्ट टेस्ट होगा। तो बिल्कुल भी आप इसको लाइटली नहीं लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।